बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए सेकंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के लिखित मॉडल पेपर के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत सारे जो है अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उनके उत्तर को आपको आखिरकार कैसे लिखना है, इन समस्त बातों को जानने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि किसी प्रकार से वीडियो हर एक सब्जेक्ट की सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा आप देखिएगा संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य हो गया, इसके अलावा अंग्रेजी के वीडियो देने का प्रयास मैं करूंगा। एक जो है मॉडल पेपर तैयार कर लिया लिखित का, तो आपको दे दूंगा जल्दी। इसके अलावा और तमाम सारे सब्जेक्ट से कि मिलिट्री साइंस हो गया और जो है मनोविज्ञान हो गया, इन सभी के भी आपको देने का प्रयास रहता है। तो एक बार मध्यकालीन इतिहास का भी दे दूंगा आपको फट से, तो जल्दी, तो आप परेशान ना हो उसके लिए। तो प्राचीन इतिहास यानी एंसेंट हिस्ट्री का ये सेकंड सेमेस्टर में आने वाले जो सब्जेक्टिव पेपर है उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे प्रश्न ही आपकी परीक्षा में आएंगे, जल्दी से देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर इसमें रखने का प्रयास किया गया है। चलिए देखते हैं हम कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर को आखिरकार हमको कैसे लिखना है। बीए प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के बारे में बात होगी। भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईसा पूर्व तक, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC टू 647, यानी कि जो है 647 AD बोल सकते हैं ईस्वी, तो 600 बिफोर क्राइस्ट यानी कि और एनो डोमिनी यानी कि ईसा मसीह से 600 साल पहले से हम शुरू करेंगे और ईसा मसीह के 647 साल बाद तक, ठीक है, हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और देखिए आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको खंड आ के। ओके, 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर आपको करने होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा किसमें, प्राचीन इतिहास के पेपर में। एक मॉडल पेपर इससे पहले हमने और दिया, उसको देख लीजिएगा। और प्राचीन इतिहास का जो महासंग्राम वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा, वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही है, तो आप उसको भी देख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमको 50-50 शब्दों में लिखना है। एक एक प्रश्न के उत्तर को 2-2 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है कि हर्षकालीन इतिहास के 2 स्रोत ग्रंथों का वर्णन कीजिए। स्रोत ग्रंथ माने होता है ऐसे ग्रंथ जो कि हर्षकालीन, हर्ष माने हर्षवर्धन के समय काल के इतिहास के बारे में ऐसे 2 ग्रंथ जो कि जानकारी देते हो, उन 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। ऐसा आपसे पूछ रहा है कि हर्ष के शासनकाल में कौन से ऐसे 2 ग्रंथ हैं जिनसे हमको हर्षकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पहली पुस्तक आप लिख दीजिएगा हर्षचरित, और दूसरी पुस्तक का क्या नाम है, भारत यात्रा वृत्तांत। अब हर्षचरित जो पुस्तक है इसको लिखा था किसने, इसके लेखक है बाणभट्ट, ठीक है। इसके लेखक कौन है, बाणभट्ट, संस्कृत के कवि हैं बाणभट्ट। हर्षचरित लिखा उन्होंने, और इस ग्रंथ में बाणभट्ट ने हर्ष के प्रारंभिक जीवन के साथ उनका जो राज्यारोहण हुआ था, यानी कि जो एक प्रकार से राजगद्दी पर बैठते समय उनकी जो विजयें हैं, उन विजयों का वर्णन, उनकी जो दानशीलता की प्रवृत्ति है उसका वर्णन इस पुस्तक में मिलेगा। इसमें संदेह नहीं कि संपूर्ण ग्रंथ की बात की जाए तो कल्पना की उड़ानों और अतिशयोक्तियों से भरा पड़ा है। आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक सामान्य मनुष्य के लिए या कुछ चीज़ें असंभव जान पड़ेंगी, लेकिन फिर भी इतिहास के बारे में जानकारी देती है, भले ही कल्पना का समावेश इसमें क्यों ना किया गया हो। और ख़ास करके आप देखिएगा ये इनकी जो घटनाएं हैं, जिन घटनाओं का इन्होंने वर्णन किया है उसे प्रमाणिक माना जा सकता है, और प्रमाणिक विद्वानों ने माना भी है। इसका ऐतिहासिक महत्व आज भी विद्यमान है वर्तमान समय में हर्षचरित के शासनकाल के बारे में जानकारी देने के जो है मामलों में। तो ये एक प्रकार से हर्षचरित हो गई। दूसरी पुस्तक का नाम या दूसरे ग्रंथ का नाम हमने बताया था भारत यात्रा वृत्तांत। अच्छा, भारत यात्रा वृत्तांत जो है इसको लिखा किसने है, इसको लिखने वाले जो विद्वान है उनका क्या नाम है, उनका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, एक यात्री था, वो चीन से आया था। अब आप लोगों के नाम जो है मन में तमाम सारे नाम चल रहे होंगे चीनी यात्री का, ठीक है। तो कौन था, ह्वेनसांग, ठीक है, ह्वेनसांग, फाहियान, ये सब। अच्छा, फाहियान जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय काल में आया था, ठीक है। लेकिन जो हर्ष के समय में आया था चीनी यात्री, उसका नाम है ह्वेनसांग।
तो ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री है, उसी ने इस पुस्तक को लिखा था, भारत यात्रा वृत्तांत। ओके, इसी ह्वेनसांग को युआन च्वांग भी कहा जाता है, ठीक है। और भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण इसने किया, यानी मतलब कि जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग। और इसके अलावा आप देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा भी ग्रहण करी। इसके अलावा भारत यात्रा वृत्तांत पुस्तक भी लिखा इसने, और जो कि हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, इसके अलावा राजनीति के अलावा आर्थिक जो तंत्र होता है उस समय किस प्रकार से रुपए पैसे कमाए जा रहे थे, किस प्रकार से जीवन यापन हो रहा था, उसका भी वर्णन जो है ये ग्रंथ देता है, भारत यात्रा वृत्तांत। ओके, तो इसका वर्णन जो किया इसने चीनी यात्री ह्वेनसांग ने, ये प्रमाणिक भी है और सजीव भी दिखाई पड़ता कहीं ना कहीं पे। तो ये दो ग्रंथ जो कि हर्ष के बारे में या हर्ष के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करवाते हैं। पहला है हर्षचरित्र और दूसरा है भारत यात्रा वृत्तांत। वैसे तो और भी रचनाएं हैं, लेकिन ये दो पूछी गई थी, दो महत्वपूर्ण है जो कि फेमस हैं, जिनके माध्यम से हर्षकालीन तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा हो जाती है, तमाम सारे पहलुओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है, चाहे वो राजनीतिक पहलू हो, चाहे सामाजिक पहलू हो, चाहे वो धार्मिक पहलू हो, चाहे सांस्कृतिक हो, और चाहे आर्थिक तंत्र ही क्यों ना हो। तो इन सभी के बारे में हमको जानकारी इन दो पुस्तकों के माध्यम से मिल जाती है, जो कि ऐतिहासिक भी कहीं ना कहीं पे कही जाती है। ओके, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का परिचय दीजिए। कौटिल्य कौन थे भैया? कौटिल्य को कौन ऐसा होगा भारत में जो कौटिल्य को नहीं जानता होगा? कौटिल्य की एक रचना है अर्थशास्त्र। आपसे अंग्रेजी में अगर इसी प्रश्न को पूछता तो क्या पूछता? एक्सप्लेन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले प्रश्न का अंग्रेजी में क्या बोलता? एक्सप्लेन द टू सोर्सेस बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ हर्ष पीरियड। ओके, तो एक्सप्लेन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, यानी कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र का परिचय दीजिए। कैसे देना है हमको परिचय? तो आप सीधे सीधे लिखिएगा कि सबसे पहले कौटिल्य एक विद्वान है, कौटिल्य एक राजनीतिज्ञ है, कौटिल्य एक प्रोफेसर यानी प्राध्यापक भी है, जो कि आप देखिएगा कहीं ना कहीं पे एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर, प्रोफेसर उस समय नहीं हुआ करते थे, खास करके आप देखिएगा प्राध्यापक बोल सकते हैं, तो प्राध्यापक के पद पर कार्य कर रहे थे। और एक राजा था धनानंद, धनानंद के दरबार में ये अमात्य के पद पर थे। और हुआ कुछ ऐसा कि एक बार कोई बात हुई और उसमें राजा जो धनानंद था वो थोड़ा सा एक प्रकार से निर्दयी टाइप का था, थोड़ा सा रंगरसिया, मतलब एक प्रकार से मदिरा पान करके वेश्याओं से नृत्य वगैरह देखता वगैरह, ये तमाम प्रकार की चीज़ें आप देख सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पे विलासिता में पूर्ण होता जा रहा था। ऐसे में खास करके जो अमात्य होते हैं समझाने का प्रयास करते हैं, और ये विद्वान भी थे, सबसे ज़्यादा विद्वान सभी अमात्यों में से। तो इन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया, तो उसने इसको मतलब कि चाणक्य जी को लात मारी, और जो है ये जो है वहीं से कहीं ना कहीं पे इनके मन में ठेस बन जाती है, और वहीं पर प्रतिज्ञा करते हैं, और इनका बाल खुल जाता है, चोटी इनकी खुल जाती है। कहते हैं चोटी तभी बांधेंगे जब इस सिंहासन पर अपने मनचाहा राजा को हम ला करके बैठाएंगे और तुम्हारा सर्वनाश करेंगे, मतलब कि एक प्रकार से तुम्हारा विनाश हम देखेंगे। इस प्रकार से उन्होंने प्रण लिया और चोटी खोल दी उसी समय से चाणक्य ने। और वो चाणक्य आकर के एक बच्चे को उठाते हैं, ये जो है वो बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से एक जो है मौर्य वंश आप देखते हैं आ जाता है, ठीक है। तो उसका एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उसका संचालन करता है। तो एक बच्चा जो कि जिसके पास कुछ नहीं है उसको एक राजा बना दिया, और अखंड भारत का जो सपना था वो जो है कहीं ना कहीं पे चंद्रगुप्त के शासनकाल में हम लोगों को दिखाई पड़ता है। तो कौटिल्य वो व्यक्ति हैं। कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र है ये एक अनुपम ग्रंथ है, और खास करके राजनीति के विषय में जानकारी देता है। अर्थशास्त्र तो जान पड़ता है कि ये इकोनॉमिक्स की बुक है, नहीं, ये राजनीति के बारे में इसमें बताया गया, राजनीति के सप्तांग सिद्धांत वगैरह सभी चीज़ें। और यह मौर्यों के काल के इतिहास को जानने का प्रमुख साधन भी होता है, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है कौटिल्य की या चाणक्य महोदय की। कौटिल्य के द्वारा जो लिखित ये अर्थशास्त्र है, इसमें आप देखिएगा 16 भागों में जो है विभाजित है। इसके अलावा 180 उपभाग हैं, 6000 श्लोकों का वर्णन इसमें किया गया है, और कानून और शासन प्रबंध की अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक इसको हम मान सकते हैं। इसके अलावा मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इन सभी चीज़ों का वर्णन आप देखिएगा तो कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र इसमें मिलेगा। और साथ ही साथ इस ग्रंथ में आप देखिएगा राज्य के जो कर्तव्य हैं उसको भी बताया गया है। राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कैसी होती थी ये इसका भी मेंशन किया गया है। मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती थी, उसको हटाना कैसे है, इस बात का भी वर्णन इस पुस्तक में मिलेगा। इसके अलावा युद्ध शैली कैसी होनी चाहिए राजा की,
सैनिकों की और सेनापति, इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास और मौर्यकालीन गुप्तचर विभाग के संगठन के संबंध में भी जानकारी इस पुस्तक के माध्यम से मिलती है। तो अपने ज़माने की ही नहीं वरन वर्तमान समय में प्रासंगिक जो आज अर्थशास्त्र रचना है कौटिल्य की, ये आज वर्तमान में प्रासंगिक है। उस समय तो प्रासंगिक थी ही और आज भी यह उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय में थी। ठीक है, तो ये होती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ठीक है, राजतरंगिणी कल्हड़ की है। ओके, ये सब बात ध्यान रखिएगा। आगे समझते हैं। आगे और भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने का प्रयास। देखिए अगला प्रश्न आ चुका, तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है कि बुद्धकालीन महाजनपदों की विवेचना कीजिए। बुद्धकालीन महाजनपदों की अगर हम बात करें तो 16 महाजनपद बुद्ध के शासनकाल में आप देखेंगे। बुद्ध के शासनकाल नहीं, मतलब कि बौद्ध काल में, या फिर एक प्रकार से जब बुद्ध काल चल रहा था, बौद्ध काल चल रहा था, बौद्ध धर्म का उदय बड़ा चरमोत्कर्ष पर था, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध ग्रंथ एक है अंगुत्तर निकाय, उसी अंगुत्तर निकाय में बौद्धकालीन जो महाजनपद हैं उनका वर्णन जो है किया गया है। और बौद्ध काल में मुख्य रूप से 16 महाजनपदों के बारे में उसमें जानकारी मिलती है, जो कि उत्तर भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा करते थे। 16 महाजनपद कौन कौन से थे उसको एक बार आप लोग सभी लोग सुन लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आपसे उसके नाम भी पूछ सकता है कभी। जनपद का मतलब होता है उत्तर वैदिक काल तक आर्य राज्यों का आधार जन अथवा जाति हुआ करता था। ये जन परिवारों के समूह होते थे। वैदिक युग में क्या हुआ कि जन एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमते फिरते रहते थे। उत्तर वैदिक काल में के बाद में होता है कि जन अस्थायी रूप से बसने लगते हैं। अपने निवास ग्रामों और पार्श्ववर्ती भूभागों पर इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करना, और इसके अलावा राज्य अब जनपद भी कहलाने लगे थे। और फिर इन जनपदों की सीमा में विस्तार की भावना जागृत होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पड़ोसी राज्यों से युद्ध लड़ने लगे लोग, और इस प्रकार से जनपद बड़े बड़े होते गए। और जब यही जनपद बड़े हो गए तो इसको महाजनपद कहा गया। तो यही जो है विद्वानों ने कहा। ठीक है, तो जनपद के बारे में 16 महाजनपद हैं, और बौद्ध काल का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें बताया गया है। पहले जनपद महाजनपद का नाम आप लिख लीजिएगा अंग, दूसरा लिखिएगा मगध, अंग मगध, तीसरा लिख लीजिएगा काशी महाजनपद, चौथा कौन सा है कोसल महाजनपद, पांचवा लिख लीजिएगा वज्जी महाजनपद, छठवां लिख लीजिएगा मल्ल महाजनपद, सातवां लिख लीजिएगा आप चेदी महाजनपद, आठवां लिख लीजिएगा वत्स महाजनपद, नौवां लिख लीजिएगा कुरु महाजनपद, 10वां लिखिएगा पंचाल महाजनपद, और 11वां लिखिएगा मत्स्य महाजनपद। ठीक है, 12वां आप लिख लीजिएगा सूरसेन महाजनपद, 13वां आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों असमक महाजनपद, 14वां लिख लीजिएगा अवंती महाजनपद, और 15वां लिख लीजिएगा गंधार महाजनपद, और 16वां आप लिख लीजिएगा कंबोज महाजनपद। ये सारे के सारे 16 महाजनपद जो है, इसका वर्णन जो है बुद्ध काल में एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बौद्धों का ग्रंथ है, उसमें बताया गया है। ये सभी महाजनपद उत्तरी भारत में अपनी प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इसमें कुछ महाजनपद जैसे मगध महाजनपद हो गए, अवंती हो गया, काशी हो गया, कौशल महाजनपद हो गया, ये ज़्यादा शक्तिशाली थे। और धीरे धीरे मगध महाजनपद इतना अधिक विस्तार हो गया इसका, इतना उत्थान हुआ इसका, कि इसमें अधिकांश महाजनपद जो है मगध राज्य में जो है कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और उसको कर दिया करते हैं। तो इस प्रकार से उत्तरी भारत में की बात की जाए तो मगध जो राज्य रहा, मगध महाजनपद रहा है, ये सर्वोच्च सत्ता इसने स्थापित करी, और यही मगध जो है एक प्रकार से पूर्ण रूप में राज करने का प्रयास करने लगा। ये मगध महाजनपद था। ओके, और महाजनपदों के बारे में हमने बता दिया। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि गणराज्यों के पतन के 4 कारण बताइए। गणराज्यों के पतन के 4 कारण बताइए। गणराज्य क्या होते हैं, यानी प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता, एक्सप्लेन द 4 जो है केसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ रिपब्लिक्स। यानी जो गणराज्य थे उस समय, और गणराज्य की खास करके बात की जाए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, गणराज्य जो थे उनका अर्थ ये था कि प्राचीन भारत में गणराज्य उन राज्यों को हम कहते थे जिनमें कोई वंश परंपरागत राजा नहीं होता था, और इन राज्यों में राज्य की संपूर्ण शक्ति जनता जो शक्ति होती थी वो जनता के हाथों में निहित होती थी। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें बताया गया है गणराज्यों के बारे में, और उन्होंने कहा कौटिल्य ने कि गणराज्यों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को राजा समझता था, न
ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा था, सभी लोग आपस में समान थे। शासन एवं सरकार को संचालित करने के लिए योग्य प्रतिनिधियों व व्यक्तियों का चयन किया जाता था, ये होता था गणराज्य। तो उसी गणराज्य के बारे में हम जानते हैं कि गणराज्यों का पतन आखिरकार कैसे हुआ और क्यों राजशाही आई और क्यों इस प्रकार से, जब उस समय गणराज्यों का विकास हो चुका था। तो आज वर्तमान में गणराज्य आ रहे हैं, आप देख रहे हैं भारतीय गणराज्य तो ही है, ठीक है। तो इसका पतन कैसे हुआ गणराज्य का? प्राचीन काल में गणराज्य था। पहला कारण इसका ये है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला कारण लिखिएगा पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष। क्या था कि गणराज्यों में पारस्परिक, जो गणराज्य थे वो आपस में पारस्परिक ईर्ष्या एक दूसरे के प्रति थी और ये अधिक बढ़ती चली जाती है। इसके कारण से क्या होता है, गणराज्यों के बीच में परस्पर संघर्ष होता है, संघर्ष के बाद में फिर युद्ध होने लगते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और गणराज्य जो होते हैं पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। दूसरा कारण इसका आप लिख सकते हैं सदस्यों में एकता व संगठन का अभाव। क्या? सदस्यों में एकता और संगठन का अभाव होता था, यानी गणराज्यों के सदस्य जो होते थे उनमें एकता और संगठन का कमी थी, यानी अभाव था और विभिन्न दलों के नेता और सदस्य गणराज्यों के हितों की अपेक्षा अपने हितों को सर्वोपरि मानने लगे और अपने हितों के लिए वो लोग कार्य करने लगे। इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय भावना जो थी वो कहीं ना कहीं पे उतनी प्रबल ना हो सकी, यानी राष्ट्रीय भावना का अभाव होने लगा, राष्ट्रवाद की जो भावना होती है उसका अभाव होने लगा। हालांकि उस समय राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं थी, लेकिन वो भावना, राष्ट्रीय भावना हम कह सकते हैं, राष्ट्रवाद का उदय करके आधुनिकता काल में होता है, लेकिन उस समय भी राष्ट्र के प्रति लोग समर्पण किया करते थे, लेकिन उनका राष्ट्र का मतलब होता है अपने ही जो है राज्य के बारे में, ठीक। तीसरा कारण ये हो सकता है राष्ट्र गणराज्यों के पतन का सुदृढ़ एवं सफल राजतंत्र, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, समय परिवर्तित होता गया, राजतंत्र के दृढ़ एवं सफल शासन प्रबल होते गए, विदेशी नीति और राज्य का विस्तार के कारण से गणराज्यों की अपेक्षा राजतंत्र अधिक लोकप्रिय होने लगे। क्या हुआ कि गणराज्यों में लोग अपनी अपनी सोच रहे थे, लेकिन उसमें क्या हुआ, राजा एक ही बना, वो सभी पर शासन कर रहा था, राजा अपने मन से और सीमा का विस्तार कर रहा था। इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय भावना थोड़ी प्रबल होती गई, लोगों को राजतंत्र में रुचि होने लगी, ठीक है, ये चीज़ें। और इसके कारण से क्या हुआ, गणराज्यों का पतन। और चौथा कारण ये हुआ कि गुप्त सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति, जो गुप्त सम्राट हुआ करते थे उनकी साम्राज्यवादी नीति थी, वो अपना विस्तार करना चाहते थे और जो कि गणराज्य अपशिष्ट एक प्रकार से थे, और जो भी गणराज्य अवशिष्ट थे वो पराजित हो जाते थे, मतलब उनको पराजित किए गए सम्राटों के द्वारा, और बढ़ते हुए गुप्त साम्राज्य में सभी गणराज्य विलीन होते चले गए और इस प्रकार से क्या हुआ कि गणराज्यों का पतन हो सका। तो ये 4 कारण मैंने बता दिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। 5वां प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। 5वां प्रश्न है अशोक के अभिलेखों के नाम लिखिए। अशोक के अभिलेखों के नाम लिखिए, बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अशोक की अगर बात की जाए, अशोक जो है बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति भी माने जाते हैं। कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने क्या अपनाया था और उस हत्याकांड का अशोक पर बहुत, उसके हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था जो उसने देखा। एक मूवी है अशोका, उसमें देखिएगा इस युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है आपको, तो उसमें आप देखिएगा कई प्रकार की चीज़ें, इसका जो है मन बदल जाता है और ये बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए कोई व्यक्ति आता है, इसको समझाता है तो ये बौद्ध धर्म अपनाने को प्रेरित हो जाता है, तो इस प्रकार चीज़ें होती है। अब प्रश्न क्या है आपसे कि अशोक के अभिलेखों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी एक्सप्लेन शॉर्टली द रिकॉर्ड ऑफ अशोका, ठीक है, अभिलेखों के बारे में। तो अशोक के अभिलेखों को हम 8 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में हम विभाजित करते हैं, यानी बांटते हैं। वही भारत के लगभग सभी भागों में मिलते हैं हमको। अब हम समझते हैं 8 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग है 2 लघु शिलालेख जो है, हाँ वही 2 लघु शिलालेख जो है, पहले लेख से अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश पड़ता है और दूसरे से धर्म का सारांश मिलता है 2 लघु शिलालेखों में। इसमें से दूसरा लेख जो है सिद्धपुर, जितिंग, रामेश्वर, ब्रह्मगिरी में पाया जाता है और दूसरा जो रूप इसका है लघु रूप जो शिलालेख का है वो जबलपुर, हंसराज यानी बिहार, आरा जिला जो पड़ता है यहाँ, और बैराट यानी जयपुर के निकट, इन सभी इलाकों में पाया जाता है। 2 प्रकार के लघु शिलालेख इसके थे जो कि मैंने आपको बताया। दूसरी श्रेणी है भाबुका लेख। भाबुका लेख की बात की जाए तो इस लेख में अशोक के बौद्ध धर्म अवलंबी होने का प्रमाण मिलता है कि बौद्ध धर्म का ये अवलंबी था। बाबुका अभिलेख से, बाबुका लेख से मिलता है, जो है भाबुका लेख से पता चलता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था कौन? जो अशोक था। तीसरा इसका अभिलेख है, उसका नाम है 14 शिलालेख इसके मिलते हैं और इन शिलालेखों में अशोक की नीति और उसके शासन संबंधी जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की विवेचना की गई है। ठीक,
चौथा जो इसका वो है कलिंग के दो पृथक लेख। कलिंग के दो पृथक लेख में आप देखिएगा इनमें उन सिद्धांतों की व्याख्या की गई है जिनके आधार पर नवविजित प्रांत का प्रशासन चलना चाहिए। यानी जब हम किसी राज्य को जीतते हैं युद्ध करने के बाद में, तो उस जो जिस राज्य को हमने जीता है उसका शासन कैसे चले, वो कलिंग के दो पृथक शिलालेखों में, उस लेखों में मिलता है हमको वर्णन। पांचवें प्रकार का जो इसका शिलालेख है अशोक का, वो है गुफा लेख। गुफा लेख में आप देखिए गया से लेकर के, गया एक जिला पड़ता है बिहार में, तो गया से लेकर के लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं और इसमें 3 की दीवारों पर अशोक के लेख खुदे हुए हैं। ठीक है, तो ये गुफा लेख है अशोक के। और छठवें जो इसका प्रकार है गुफा लेखों का, छठवां जो वर्ग है वो होता है 7 स्तंभ लेख। इसके हैं कौन कौन से हैं? 7 स्तंभ लेखों में आप देखिएगा ये लेख उत्तर भारत में 6 स्थानों में स्तंभों पर पाए गए हैं। जैसे दिल्ली का टोपरा स्तंभ, मेरठ का दिल्ली स्तंभ, इलाहाबाद में स्तंभ है, तौरिया जो है अराराज का स्तंभ, इसके अलावा लौरिया नंदगढ़ स्तंभ, इसके अलावा रामपुरवा स्तंभ, ये सब स्तंभ जो हैं ये 7 स्तंभ लेख हैं। इसके अलावा 7वां जो वर्ग है इनके लेखों का, अभिलेखों का, वो कौन सा है? लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख जो है ये इलाहाबाद, सांची, सारनाथ के स्तंभों में आप देख सकते हैं। इलाहाबाद, सांची और सारनाथ के स्तंभों पर ये लघु स्तंभ लेख मिलेंगे, उसके वर्गों में रखते हैं। और 8वां जो इसके अभिलेखों का वर्णन मिलता है उस वर्ग को हम बताएं। अच्छा, ये अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हम लोगों ने स्वयं विभाजित किया है, विद्वानों ने विभाजित किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो तराई के लेख, तराई के लेख में आप देखिएगा रुम्मेनदेही और निगलीदा में पाए जाते हैं इस प्रकार के लेख, और ये दोनों ही स्थान नेपाल की जो तराई इलाका है उसी में आप देखिएगा स्थित है। तो इस प्रकार से ये 8 वर्गों में हम अशोक के अभिलेखों को विभाजित करके आपको समझा सकते हैं, मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न देखिएगा, 6वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ये बड़ा फेमस राजा माना जाता है और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा इसी के कारण से आप कई प्रकार की चीज़ें इसके बारे, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है हु वाज गौतमी पुत्र सातकीर्ति या सातकर्णी, डिस्क्राइब, प्रश्न यही है। तो सातवाहन वंश का ही आप कहीं ना कहीं पे शासन मानते हैं, सातवाहन वंश का शासक था ये। ठीक है, ये सातवाहन वंश के कहीं ना कहीं पे जो सातकर्णी था, सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, सातवाहन वंश के सितारे जो थे वो कहीं ना कहीं पे गर्दिश में डूबे रहे, और इस काल में सातवाहनों का समय अंधकारपूर्ण कहा जाता है जब सातकर्णी का समय काल रहा। और इसका मुख्य कारण सातकर्णी प्रथम के निर्बल व अयोग्य उत्तराधिकारी होने के साथ साथ शकों व सातवाहनों का भी संघर्ष रहा। सातवाहन और शक इन दोनों में संघर्ष हो रहा था। उसी समय सातकर्णी प्रथम आया और शक अपनी शक्ति एवं साम्राज्य की वृद्धि करने में लगे हुए थे। सातवाहनों की स्थिति अधिक दयनीय बन गई थी। इस संकट काल में सातवाहन वंश में सूर्य के समान तेजस्वी एवं परम प्रतापी शासक के रूप में एक जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी आता है। सातकर्णी प्रथम जो है ये दूसरा है, और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा सातकर्णी प्रथम के बाद भी आप देखिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी का आविर्भाव हुआ जिसने डूबे हुए सातवाहन वंश को इस संकट से उबारा। बल्कि आप देखेंगे कि सुदृढ़ जो है सत्ता स्थापित करने का प्रयास, अपने राज्य को विस्तार करने का प्रयास, इसी कारण से आप देखिएगा जो है ये सब किया गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, और इसी कारण से गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का पुनर्उद्धारक भी कहा जाता है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी एक महान शासक माना सकता है, एक योग्य शासक, एक कुशल उत्तराधिकारी, इस प्रकार से ये था। और इसने सातवाहन वंश की जो डूबती हुई नैया थी उसको कहीं ना कहीं पे ये लाइन पर लाता है। और यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा हुआ। उसने शकों को पुनः पराजित करने के उपरांत पश्चिमी भारत के कुछ भाग नर्मदा घाटी पर अपना अधिकार भी स्थापित किया, और उत्तरी आप देखिए पूर्वी और पश्चिमी दक्कन पर भी शासन किया। गुजरात, काठियावाड़, मालवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में उसकी मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। और यज्ञश्री जो था सातकर्णी सातवाहन वंश का ये अंतिम शासक था। और यज्ञकर्णी के बारे में, मतलब सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जो था गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद में यज्ञश्री सातकर्णी ये होता है जिसके बारे में हमने बताया। और यज्ञश्री ने कुल मिलाकर के 27 वर्षों तक शासन किया और सातवाहन वंश का अंतिम शासक यही रहा। ठीक, आगे बढ़ा जाए।
अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का प्रतापी शासक माना जाता है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग कौन थे? तो शुंग वंश के इतिहास का ज्ञान हमें पुराण में मिलता है, बाणभट्ट की जो हरचरित्र उसमें प्राप्त होता है, और इसके अलावा महाभाष्य जो पतंजलि की रचना है उसमें मिलता है। मालिका विकाग्नि जो मालिका विकाग्निमित्रम जो रचना है किसकी है? कालिदास की, इसमें मिलता है। तारानाथ के वृत्तांत में जैन विद्वान केसवली के विवरण में भी मिलता है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति, दिव्यावदान, स्रोत सूत्र जो बोधायन कई सभी में आप देखिएगा तो शुंगों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताएं। तो पुष्यमित्र शुंगा जो था ये बड़ा योग्य और प्रतापी शासक था, आप लिखेंगे। उसमें विषम परिस्थितियों में न केवल आंतरिक अव्यवस्था को दूर करने का प्रयास इसने किया पुष्यमित्र शुंग ने, इसके अलावा विदेशी आक्रमणों से भी भारत की रक्षा करी, और एक कुशल शासक, एक महत्वाकांक्षी सेनापति तथा एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी था ये पुष्यमित्र शुंग। और यह केवल वीर भी नहीं, पराक्रमी ही नहीं, इसके अलावा साहित्य और कला का बहुत बड़ा प्रेमी भी था। और इसके अलावा आप देखिएगा उसी के शासनकाल में मनुस्मृति जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई, महाभाष्य जैसे रचना हुई जो कि पतंजलि की बड़ी फेमस रचना है, और पुष्यमित्र के काल में ही पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ जो अष्टाध्यायी है उसको लिखा, और इसके काल में ही सांची, भरहुत, बोध गया इन सभी स्तूपों का भी विस्तार हुआ। इसके अलावा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ हुआ। शुंगकालीन कला में ही इन सभी चीज़ का उद्भव होने का प्रयास। तो आप देखिए साहित्य और कला का प्रवीण प्रेमी और प्रबल समर्थक रहा कहीं न कहीं पे पुष्यमित्र शुंग। और इसी बात को लेकर के डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी कहते हैं और इसका मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है भारत के इतिहास में और विशेष रूप से मध्य भारत के राज्य में एक महत्वशाली युग परिवर्तक माना जाता है और था भी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की बात की है तो 184 ईसा पूर्व से लेकर के 148 ईसा पूर्व तक लगभग 36 सालों तक शासन किया है पुष्यमित्र शुंग ने। और इसकी जब मृत्यु के बाद में इसका पुत्र होता है अग्निमित्र, वो 8 वर्ष तक शासन करता है। अग्निमित्र के बाद में ज्येष्ठ पुत्र उसका वसुमित्र होता है, उसने शासन किया। और इस वंश का जो अंतिम सबसे प्रतापी शासक रहा वो देवभूति था, और देवभूति की हत्या करके उसका मंत्री स्वयं था वसुदेव, और वही वसुदेव जो है वो बैठ जाता है गद्दी पर, और यहीं से शुंग वंश की समाप्ति हो जाती है और एक नए वंश की उदय होता है। उस नए वंश का नाम है कण्व वंश। कण्व वंश की उत्पत्ति यहीं से होती है। इस प्रकार से 184 ईसा पूर्व की बात की जाए, 184 ईसा पूर्व से लेकर के देखिएगा 184 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक का शासनकाल, यानी 112 सालों तक शुंगों का राज्य कायम रहा। तो 112 साल का जो शासन है इतिहास में आप देखिएगा उसमें शुंग वंश का शासन रहा, जिसमें सबसे प्रतापी शासक पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा सभी लोग। मीनांडर कौन था? मीनांडर के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। मीनांडर के बारे में प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। मीनांडर जो था एक कुशल सेनापति था। कभी कभी प्रश्न भी यही पूछा जाता है कि मीनांडर वाज एन एफिशिएंट आर्मी चीफ, एक्सप्लेन, यानी मीनांडर एक कुशल सेनापति था, समझाइए। तो मीनांडर की बात की जाए तो मीनांडर जो था कहीं न कहीं पे एक कुशल सेनापति था, युद्ध कला में प्रवीण था। उसने सिकंदर से अधिक राज्यों को भी जीता था और वह अनेक राज्यों के संयुक्त साम्राज्य पर शासन संचालित करता था, क्योंकि विभिन्न राज्यों की मुद्राओं में अंतर था। अनेक यूनानी लेखकों ने मीनांडर की गणना महान यवन विजेताओं में की है, और मीनांडर के सिक्कों का प्रचलन भाड़ोच में था। स्ट्रेबो के शब्दों में मीनांडर यमुना नदी तक पहुंच गया था। मथुरा से उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के भी मिलते हैं हमको। तो इस प्रकार से मीनांडर जो था विशाल साम्राज्य का शासन राज्यपालों की सहायता से संचालित किया करता था, और शक्ति भी इसके पास थी, युद्ध कौशल भी था, कुशल नेतृत्व करने वाला, महान साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक भी माना जाता है मीनांडर। तो मीनांडर के बारे में इतना लिख देंगे, हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गुप्त काल के 2 मंदिरों का नाम लिखिए। गुप्त काल के 2 मंदिरों का नाम लिखिए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई। गुप्त काल के 2 मंदिरों का नाम लिखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है। गुप्त काल के 2 मंदिरों के नाम। गुप्त काल के 2 मंदिरों के नाम फटाफट से बताएं भाई। तो पहला तो है आपका सांची का मंदिर और दूसरा है कुठारा का पार्वती मंदिर। सांची का जो मंदिर है ये मंदिर वर्गाकार रूप में बनाया गया है, और कहीं कहीं पर आप देखिएगा इसका रूप आयताकार भी कर दिया गया है सांची के मंदिरों का। और गर्भगृह आप देखिएगा, पूजा गृह जो होता है उसी को गर्भगृह कहा जाता है मंदिर का।
तो पूजा गृह के आगे ड्योढ़ी बनाई गई। सॉरी, ड्योढ़ी समझते हैं? ड्योढ़ी जानते हैं? गांव में जो होंगे उनको ड्योढ़ी पता होगी। पहले तो घर के आगे होता है बरामदा, और बरामदे के जस्ट पीछे यानी बरामदा से ऐसे आप अंदर के घर में प्रवेश करेंगे तो ड्योढ़ी पहले बनाई जाती थी। तो पहले बरामदा यानी जिसको वसारा कहते हैं गांव में, तो वसारा के बाद में जो है ड्योढ़ी बनाई जाती थी। तो पहले बरामदा, उसके बाद में ड्योढ़ी, जिसको आप दलान वगैरह कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, उसी को ड्योढ़ी कहा जाता था पहले। ठीक है, तो ड्योढ़ी बनाई गई और मंदिर में, और ख़ास करके आप देखिएगा जिसकी छत पर स्तंभ पर मतलब बनाई गई थी, और स्तंभों पर इसकी छत बनाई गई थी, स्तंभ था और उसी में ड्योढ़ी थी। और मंदिरों की दीवारें एकदम सादा थी, छत आयताकार पाषाण खंडों की बनी होती थी सांची के मंदिर की। स्तंभ जो थे और जो द्वार थे, इसकी चौखटों पर प्रचुर मात्रा में सजावट की जाती थी। और इस समतल छत, सादा वर्गीय आकार और सादा दीवारें इस शैली की विशेषताएं भी कही जाती हैं सांची के मंदिरों की, और गुप्त काल में खास करके इसका आविर्भाव हुआ। दूसरा मंदिर है आपका कुठारा का पार्वती मंदिर। और कुठारा का जो पार्वती मंदिर है, इस मंदिर का गर्भगृह जो है वर्गाकार बनाया गया है। इसकी छत क्या है? समतल है बिल्कुल। गर्भगृह के चारों ओर आप देखिएगा समतल छत का गलियारा भी बनाया गया है कुठारा के पार्वती मंदिर में। और यह गलियारा प्रदक्षिणा के लिए यानी कि घूमने के लिए, प्रदक्षिणा पदे पदे, ठीक है, उसके लिए बनाया गया है, ताकि जो है फेरी कर सके लोग, घूम सकें, ठीक है, परिक्रमा कर सकें। तो दो मंदिरों के बारे में मैंने बता दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की अगर बात की जाए, ये भी एक प्रकार से आप देखिएगा आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट प्रयाग प्रशस्ति। तो ये भी प्रश्न का उत्तर यही होगा, प्रयाग प्रशस्ति लिख करके छोड़ दे तो भी वही होगा। प्रयाग प्रशस्ति जो है, या फिर इलाहाबाद स्तंभ लेख, यही बात है। तो कहीं ना कहीं पे इलाहाबाद के किले में मौर्य सम्राट अशोक का एक स्तंभ है। उस स्तंभ में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का उत्कीर्ण कराया गया हुआ एक लेख मिलता है, जिसमें उनकी विजयों का उल्लेख किया गया है, और यह प्रयाग प्रशस्ति के नाम से आना था। तो समुद्रगुप्त की जो विजय है, उस विजय को प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में एक स्तंभ लेख है अशोक का, उसी में आप देखिएगा जो समुद्रगुप्त हैं, जिनको कहीं ना कहीं पे 100 से अधिक विजयों का विजेता, युद्धों का विजेता माना जाता है, नेपोलियन से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, ठीक है। और यूरोप का जो है, यूरोप का कहीं ना कहीं पे यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है नेपोलियन को, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वान जो है भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। दोनों का कहीं ना कहीं पे तुलना करते हैं लोग, और कहीं ना कहीं पे ये चीज़ तुलना उतना ज़्यादा उचित है नहीं जो लोग करते हैं, लेकिन फिर भी जो समुद्रगुप्त थे ये नेपोलियन से कहीं अधिक बलवान, कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक योग्य और कुशल शासक, प्रशासक, सेनापति हर मामले में आगे थे, ठीक। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है, इसमें इसके युद्धों के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे युद्ध के बारे में बताया गया है, और इस प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं हरिसेन, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछता है हरिसेन किसके लेखक? तो प्रयाग प्रशस्ति के, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था ये हरिसेन, और समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में, समुद्रगुप्त का चरित्र कैसा था उसके बारे में, उसकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी उसके बारे में लगभग 33 पंक्तियों में संस्कृत भाषा में इन सभी चीज़ों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति से हमको मिलता है। ये बात ध्यान रखिए। समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का प्रबल शासक माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, और अंतिम महान सम्राट अगर बताएं गुप्त वंश का तो वो स्कंदगुप्त होता है, ठीक है। और अपने पिता के समय काल में ही ये पराक्रम और सैनिक योग्यता का परिचय दे चुका होता है, और जब कुमार गुप्ती की मृत्यु हो जाती तो ये गद्दी पर बैठता है स्कंदगुप्त। तो इस प्रकार से ये गुप्त वंश था जो कि मैंने बताया। महासंग्राम वीडियो देखिएगा, उसमें और चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं खंडवा से। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। देखिए प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का नाम लिखिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का नाम लिखिए। बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों की अगर बात की जाए तो भारतीय सभ्यता अति प्राचीन है। विद्वानों ने अत्यंत कठिन परिश्रम से बिखरी हुई सामग्री को समीक्षा करके, विश्लेषित करके इतिहास की कड़ियों से जोड़ने का प्रयत्न भी किया है। और प्राचीन इतिहास की जानकारी से आप देखिएगा जैसे कि साहित्य कुछ लिखे गए प्राचीन इतिहास से, साहित्यों से हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यों में आप देखिएगा जैसे कि वेदों से, खास करके रामायण से, महाभारत से, पुराणों से, इसके अलावा हर्ष चरित्र हो गया और एक विक्रमांक देव चरित्र हो गया,
हम्मीर काव्य हो गया, राज तरंगड़ी हो गई, इन सभी के माध्यम से हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य में आप देखिएगा बौद्ध और वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इन सभी से जानकारी मिलती है। और इतिहास का जो भारतीय इतिहास का जो धार्मिक मतलब कि धार्मिक मामला, सामाजिक मामला, आर्थिक मामला, राजनीतिक मामला, इन सभी के बारे में हमको पर्याप्त जानकारी मिलती है इन सभी साहित्यों से। दूसरा होता है कुछ काव्य ग्रंथ भी लिखे गए जिनके माध्यम से हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। काव्य ग्रंथों में आप देखिएगा जैसे कि जो है बाण भट्ट का हर्षचरित्र हो गया, इसके बारे मतलब इससे हमको जानकारी मिलती है। पद्म गुप्त का जो है नौ शाह सांख हो गया, बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरित्र हो गया, जयद्रथ का पृथ्वीराज विजय हो गया, जयचंद्र का हमीर रासो हो गया, संध्याकर का नंदी रामचरित हो गया, हेमचंद्र का कुमार पाल चरित हो गया। इन सभी के माध्यम से आप देखिएगा। और कहीं ना कहीं पे अधिक महत्व का ग्रंथ कश्मीरी पंडित की जो कल्हड़ है, कश्मीरी पंडित है, इनकी जो राज तरंगड़ी है ये बड़ी फेमस है और इसके माध्यम से हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा भास, कालिदास, माघ, श्रीहर्ष, विशाख दत्त, भवभूति, ये सभी इन सभी के रचनाओं से के माध्यम से भी जानकारी मिलती है। कौटिल्यकार शास्त्र हो गया, ये राज्य शास्त्र का एक अनुपम ग्रंथ माना जाता है। अकाट्य प्रमाण है इस बात का कि हिंदुओं के ने राज्यों तथा शासन संबंधी समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से गंभीर चिंतन किया था और ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था जिसके आधार पर हिंदू राजा शताब्दियों तक शासन करते रहे। और अर्थशास्त्र हिंदुओं में उस समय तक के राजनीतिक ज्ञान का निचोड़ आप देखिएगा जो कौटिल्यकार शास्त्र उसमें मिलता है। तो इस प्रकार से आप देखिए गार्गी संहिता, पाणिनि, अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभास, इन सभी चीज़ों में आप देखिएगा गार्गी संहिता, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभास, इन सभी में जानकारी मिलने का प्रयास हम करते हैं। और कुछ जो है पाली और प्राकृत साहित्य भी मिले जिसके माध्यम से हमको ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जैसे श्रीलंका के दीप वंश और महावंश नामक ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दीप वंश में प्रारंभ होकर के राजा महासेन के बारे में जानकारी उसमें बताई जाती है। और श्रीलंका के राजा प्रभाकर बाहू के बारे में चूल वंश का एक तीसरा ग्रंथ है, ठीक है, उसी में जानकारी मिलती है। और इसमें आप देखिएगा जैसे कि जैनियों ने प्राकृत भाषा में धार्मिक साहित्य लिखा है। महावीर स्वामी के जीवन काल के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा कुछ तमिल साहित्य भी मिले जिसके माध्यम से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तमिल साहित्य आप देखिएगा जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, तमिल में सबसे प्राचीन साहित्य मिलता है। और प्राचीनतम तमिल ग्रंथ जो है सामूहिक रूप से संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध होता है। और राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो साहित्य का महत्व तो नहीं है, किंतु वह धार्मिक तथा सामाजिक इतिहास की सामग्री का भंडार है संगम साहित्य। और संगम युग के साहित्य में तिरुवल्लुवर द्वारा रचित एक कुरल सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा गिरिप्पादिकारम और मणि में खलई, ये सब ग्रंथ हैं जो कि प्राचीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी देते। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको कुछ बातें बताई जो कि प्राचीन इतिहास के बारे में आपको जानकारी दे सकती थी। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास हम करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न अगला आपके समक्ष आ चुका, तीसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों पर प्रकाश डालिए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों पर प्रकाश डालिए, यानी कि थ्रो लाइट ऑन द रिपब्लिक ऑफ 16th सेंचुरी BC। तो इस 16 महाजनपदों के अतिरिक्त इन समय में आप देखिएगा अन्य कई स्वतंत्र गणराज्य भी थे, अर्ध स्वतंत्र गणतंत्रीय जनपद भी थे। इसमें आप देखिए शाक्य हो गया, कोलिय हो गया, भग्य हो गया, गौरीय, ये सभी जो है होते हैं। तो अब देखिएगा जो शक्य गणराज्य है, शाक्य जो है अपने को इक्ष्वाकु वंश का मानते हैं। इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय के एक प्रकार से पुनरुद्धारक है, क्षत्रिय वंश के प्रवर्तक माने जाते हैं इक्ष्वाकु, ठीक है। सूर्य वंश के राजा हैं इक्ष्वाकु। और कौशल लोगों से उनका संबंध था शाक्यों का। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इसमें खंडहर नेपाल की तराई में आप देखिए तिलौरा कोट नामक स्थान पर है ये। और शाक्यों का महत्व केवल इसलिए अधिक था कि उनके बीच गौतम बुद्ध उत्पन्न हुए थे। राजनीतिक दृष्टि से इनका अधिक प्रभाव नहीं था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में कौशल का प्रभुत्व स्वीकार कर लेते हैं और शाक्य महाजनपद जो है आगे चल करके उसी में विलीन हो जाता है। दूसरा जो है गणराज्य है उसका नाम है कोलिय।
कोलिय जो है ये रामनगर के कोलिय शाक्यों के पड़ोसी थे और उनका राज्य रोहिणी नदी पड़ती है उसी के दूसरी पार जो है स्थित था और नदी के जल के लिए उनके तथा शाक्यों के बीच में झगड़े भी चला करते थे और कोलियों का शाक्यों से रक्त संबंध भी कहीं न कहीं पे रहा था। तीसरा जो आपका देखिएगा जो गणराज्य है उसका नाम है भग्य गणराज्य जो है ये भागों का जन्म भी पुराना था और ऐत्रीय ब्राह्मण में आप देखिएगा भारगायण नाम के एक राजा का उल्लेख मिलता है और भागों का वत्सों से निकट का संबंध था। वत्स जो एक प्रकार से वत्स जो महाजनपद था इससे संबंध रखता था ये। चौथा जो गणराज्य था उसका नाम है मौर्य। इस जनपद में आप देखिएगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका विशेष महत्व नहीं था। आगे चल करके इतिहास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करी और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इसी जन का था, मौर्य जन का, और मौर्यों की राजधानी पिपीली वन थी। तो खास करके यहीं से उठ करके और ये मौर्य वंश से संबंध रखता। अगला आप देखिएगा 5वां लिच्छवी गणराज्य जो आता है यह गणराज्य उत्तरी बिहार में स्थित था। इसकी राजधानी वैशाली आधुनिक मुजफ्फरनगर जिला जो पड़ता है बिहार में उसी के बासाड़ नामक स्थान पर स्थित था और यह अपने सार्वजनिक भवनों, विशाल राजप्रसादों, बिहार जो चैत्य है इन सभी के लिए प्रसिद्ध लिच्छवी गणराज्य माना जाता है। 6वां गणराज्य लिख लीजिए पावा के मल्ल। ये वशिष्ठ गोत्र के क्षत्रिय थे। पावा के मल्ल कनिंघम के अनुसार, कनिंघम एक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि पावा के मल्ल आधुनिक पणरौना में बसे थे और यहाँ पर महावीर जैन का देहावसान हुआ था पणरौना नामक स्थान पर, तो वहीं पर ये बसे थे। 7वां जो गणराज्य का उल्लेख मिलता है उसका नाम कुशीनगर के मल्ल। आप देखिएगा वर्तमान कसिया ही बौद्धकालीन कुशीनगर था और कहीं न कहीं पे आप देखिएगा यहाँ पर महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। 8वां जो आता है मिथिला के विदेह। आप देखिएगा ये एक प्रमुख व्यापारिक नगर था मिथिला और इस गणराज्य में आधुनिक भागलपुर और दरभंगा जो जिला पड़ता है वो सब आ जाता है। और जो 9वां गणराज्य आप लिख सकते हैं उस बुली के अलकप, इस गणराज्य की बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है और यह गणराज्य जो है कहीं न कहीं पे वंठदीप राज्य के पास मुजफ्फरपुर और शाहाबाद के बीच में स्थित था। और जो 10वां गणराज्य मिलता है वो केशपुत्र के कालाम। इस गणराज्य की स्थिति के विषय में कोई प्रमाणिक जानकारी तो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। वैदिक साहित्य में कुछ संकेत अवश्य मिलता है इस केशपुत्र के कालाम के बारे में और इसका राज्य जो बताया जाता है गंगा और यमुना का जो दुआब यानी गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो इलाका है उसमें था, किंतु इसको भी पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता है, केवल अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा रहा होगा। राजबली पांडे जो कि एक इतिहासकार हैं उनके अनुसार यह राज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था, राजबली पांडे जी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये 6वीं शताब्दी से पूर्व गणराज्यों के बारे में मैंने बता दिया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अशोक के शासन प्रबंध की विवेचना कीजिए। अशोक के शासन प्रबंध की विवेचना को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया है। अशोक को तो आप सभी लोग जानते होंगे, अशोक के बारे में जानते होंगे सभी लोग। कौन कौन जानता है अशोक के बारे में, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जो जानते हैं वो तो करेंगे, जो नहीं जानते वो भी कर दीजिएगा, ठीक है। अशोक एक प्रतापी शासक थे, महान सम्राट के रूप में थे, ठीक है। और एक्सप्लेन द, प्रश्न क्या है, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोक, यानी अशोक के शासन प्रबंध की विवेचना कीजिए। सभी लोग शेयर करिएगा भाई और वीडियो को लाइक करिए। क्या लाइक करते हो यार आप लोग, लाइक ज़्यादा कर नहीं पाते हो। बहुत सारे छात्र छात्राएं लाइक करके जो है नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं वीडियो देख करके। लाइक कर दिया करेंगे, आपका कुछ जाएगा नहीं उससे भाई। चलिए, तो चंद्रगुप्त के समय से चली आ रही जो शासन व्यवस्था होती है कहीं ना कहीं पे सुसंगठित करके चंद्रगुप्त मौर्य गए थे और सुव्यवस्थित थी, इसीलिए अशोक को उसमें विशेष परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता, कोई नई प्रणाली कायम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए यहाँ चंद्रगुप्त की शासन प्रणाली का वर्णन ना कर केवल उन प्रशासकीय आदर्शों और संस्थाओं का वर्णन हम लोग करेंगे जिनका स्थापना अशोक ने की थी, स्वयं अशोक ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य थे तो बहुत सारी चीज़ें विरासत में दे गए थे इनको, अशोक को, तो उनका वर्णन हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। समझते हैं अशोक के बारे में भी। तो अशोक की पहला इसका जो शासन व्यवस्था की विशेषता थी अशोक की, अशोक के राजनीतिक आदर्श जो थे ये कहीं ना कहीं पे पहले से चले आ रहे राजनीतिक आदर्शों को उसमें अक्षरशः कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया। यानी जिस प्रकार चले आ रहे थे उसको कहीं ना कहीं पे उसमें और मूलचूल परिवर्तन करके उसको और अच्छे तरीके से शासन संभालने का प्रयास और संपूर्ण शक्ति प्रजा के हित में लगा दी इसने, अशोक ने। ओके,
और साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति को लगाने का प्रयास किया जनता के हित में अशोक ने। दूसरा इसका स्वयं का कार्य था कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति करी इसने। धर्म के जो अधिकारी है, क्या कर्तव्य होना चाहिए राजा का प्रजा के प्रति, और इन सभी को बताने के लिए जो महामात्र होते थे उनकी नियुक्ति करी। इसके अलावा अन्य जो पदाधिकारी थे उनकी नियुक्ति करी। और इससे क्या हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है चीज़ों का नियुक्ति करने का प्रयास इन्होंने किया। इसके अलावा आप देखिएगा न्याय और दंड का विधान जो था उसमें सुधार किया अशोक ने। इसके अलावा पांचवी चीज़ इसने करी, उदार नीति का अनुसरण करने का प्रयास किया अशोक ने। इसके अलावा आप देखिएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करा इसने। एक पिता यह चाहता है कि उसके पुत्र का ऐहिक और पारलौकिक दोनों ही क्षेत्रों में विकास हो सके, उसी प्रकार अशोक ने जनता को पुत्रवत समझा और पुत्रवत समझ करके ऐहिक और पारलौकिक दोनों ही क्षेत्रों में जनता का कल्याण करने का प्रयत्न किया। और जनता की कल्याण करने के लिए इसने चिकित्सा का प्रबंध किया। आप देखिएगा जो है वृक्ष लगवाया इसने, कुएं खुदवाए, बहुत सारे जलाशयों और झीलों का निर्माण करवाया ताकि पशु पक्षी पानी पी सकें, राही पानी पी सकें, पारलौकिक उन्नति के प्रयत्न भी करें। तमाम प्रकार की चीज़ों का एक प्रकार से करता हुआ अशोक, और धर्म महामात्रों की नियुक्ति की और जगह जगह पर धर्म के लेख खुदवाए। उसका धर्म कोरे सिद्धांतों पर ही आधारित नहीं था, बल्कि उसने आचरण में जिन नियमों का प्रतिपादन किया उस पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। तो ये अशोक के कुछ शासन प्रबंध थे जो कि मैंने आपको बताए। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका, 5वां नंबर, हर्ष साहित्य विद्वानों, संस्कृति तथा सभ्यता का पोषक था, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न है कि हर्ष का जो साहित्य है, हर्ष साहित्य विद्वानों, संस्कृति तथा सभ्यता का पोषक था। यानी हर्ष का जो समय काल है साहित्य का, विद्वानों का, संस्कृति का, सभ्यता का, इन सभी का पोषक था, स्पष्ट कीजिए। हर्ष वाज द फीडर ऑफ लिटरेचर, स्कॉलर्स, कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन क्लेरिफाई। ओके, तो हर्ष जो था एक स्वयं एक अच्छा कवि भी था, एक अच्छा नाटककार भी था, और नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली इसका रचयिता स्वयं हर्ष ही है। और नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली 3 ग्रंथ इसके बड़े फेमस हैं जो कि हर्ष ने स्वयं लिखे, ऐसा माना जाता है। ह्वेनसांग जो था एक चीनी यात्री जो कि हर्ष के समय काल में भारत में आता है, इसने हर्ष की प्रशंसा करते हुए लिखा कि उसकी साहित्य प्रतिभा गंभीर थी। और H.G. जो है रालिंसन ने लिखा कि हर्ष साहित्य का महान पोषक था और स्वयं एक अच्छा कवि था और एक नाटककार था। इतिहास के पृष्ठों में वह एक दैदीप्यमान और आकर्षक मूर्ति की भांति विराजमान है। और अशोक आगे कहा इन्होंने, रालिंसन महोदय ने, कि हर्ष लेखनी के प्रयोग में भी उतना ही दक्ष था जितना तलवार चलाने में था। ठीक है, तो विद्वानों का आश्रयदाता अगर देखेंगे, विद्वानों का आश्रयदाता भी था जो है ये हर्ष। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी इस बात का कहीं ना कहीं पे समर्थन करते हुए कहते हैं कि हर्ष के यश का एक आधार विद्या के प्रति उसकी उदार नीति थी। विद्वानों का वह बहुत अधिक आदर करता था, सत्कार करता था। हर्ष चरित्र और कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट को उसका आश्रय तथा संरक्षण भी प्राप्त था। हरिदत्त नामक विद्वान को उसने बहुत सम्मानित भी किया था। जैसेन नामक उस काल के एक प्रकांड पंडित को उड़ीसा में उसने 80 गांवों की जागीर भी दी थी, किंतु उस पंडित ने उसे स्वीकार नहीं किया था। ह्वेनसांग का जो हर्ष ने बहुत अच्छा सत्कार किया। तो इस प्रकार से कन्नौज के सम्मेलन के समाप्त होने पर चीनी भिक्षुकों को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और लगभग 100 वस्त्र भेंट किए थे इसने। और आप देखिएगा और इसके अलावा आप देखिएगा ह्वेनसांग ने उसे ग्रहण नहीं किया था। और कहीं ना कहीं नालंदा के प्रसिद्ध बिहार को भी उसने अपार धन देने का प्रयास, अपार संरक्षण देने का प्रयास। तो हर्षवर्धन जो था एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे इस मामलों में बहुत आगे था, चाहे साहित्य की दृष्टि से देखा जाए, चाहे विद्वानों की संरक्षण की दृष्टि से, चाहे संस्कृति का और चाहे सभ्यता का पोषक। संस्कृति और सभ्यता का पोषक भी ये था। और कहीं ना कहीं पे ये उत्तरी भारत का प्रसिद्ध हिंदू सम्राट था जिसने लगभग समस्त आर्यावर्त पर शासन किया। और शासनकाल में विद्या, कला और साहित्य की पर्याप्त प्रगति होती है इसके शासनकाल में। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, ये सब आप लिख दीजिएगा। तो ये आप अंत में लिखेंगे कि इस बात से सिद्ध होता है कि हाँ हर्ष ऐसा था। अगला प्रश्न है, भारत पर होड़ों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? भारत में होड़ों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो होड़ों का जो भारत पर प्रभाव पड़ा,
हूण एक बर्बर जाति की थी और उनकी शक्ति, उनकी तेजी, संख्या और संस्था में भी थी। और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि हूणों में राज्य संचालन और राज्य संगठन की प्रतिभा का अभाव था, और यही कारण है कि यूरोप व भारत दोनों ही स्थानों पर उसने अस्थायी राज्य की स्थापना करने में असफल हो जाते हैं लोग, किंतु भारत पर उसने अल्पकालिक यानी कम समय के लिए शासन करने का प्रयास किया और व्यापक प्रभाव इसका पड़ा भारत पर। पहला तो राजनीतिक प्रभाव पड़ा, ठीक है, दूसरा सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा, तीसरा सामाजिक प्रभाव भी पड़ा, कई तमाम प्रकार के प्रभाव पड़े, ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव ये पड़ा कि हूणों का भारतीय संस्कृति पर जो प्रभाव पड़ा, हूणों ने भारत में अनेक बिहारों मंदिरों को तोड़ दिया, अनेक सुंदर कलाकृतियों को नष्ट कर दिया, और इसके अलावा भारतीय इतिहास के स्रोतों को भी नष्ट कर दिया। बौद्ध धर्म को भी हूणों ने समाप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार कला व धर्म दोनों को ही हूणों ने क्षति पहुंचाई। राजनीतिक प्रभाव ये है कि जो है देश की राजनीतिक एकता को हूणों ने छिन्न भिन्न कर दिया, देश के राजाओं के समक्ष निरंकुशता व नृशंसता का उदाहरण प्रस्तुत किया, और ये तमाम प्रकार की चीज़ें हुई इसके काल में। सामाजिक प्रभाव ये पड़ा कि हूणों ने भारतीय समाज पर अपना कुप्रभाव डाला। हूणों को उनकी शक्ति छीड़ हो जाने पर भारतीय समाज ने आत्मसात कर लिया। हूणों ने हिंदू रीति रिवाजों को अपना करके भारतीय जाति रचना को प्रभावित किया। डॉक्टर स्मिथ व अन्य विद्वानों का विचार है कि हूणों द्वारा भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के कारण जिस नवीन वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ उसे राजपूत कहा गया। हूणों के रक्त के सम्मिश्रण से आर्यों के उच्च आदर्शों पर भी प्रभाव पड़ा। तो ये एक प्रकार से इसका सामाजिक प्रभाव पड़ा। ये तमाम प्रकार के लोग विद्वानों ने बताया। तो ये सब चीज़ें हो गई। ओके, ये सब लिख देते हो जाता आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां नंबर। शक कौन थे? सर्वप्रथम तक्षशिला का शक शासक कौन था? शक कौन थे भैया? शकों के बारे में आपसे पूछा रहा कि शक कौन थे, और सर्वप्रथम शकों का एक प्रकार से जो नालंदा है, तक्षशिला है, उस तक्षशिला में जो तक्षशिला में जो कौन थे, तक्षशिला में आप देखिएगा जो कौटिल्य है, ये प्राध्यापक के पद पर थे। ओके, प्रश्न है कि हु वर शक, जो है शक, हु वाज द फर्स्ट शक किंग ऑफ तक्षशिला। ओके, तो शक की बात की तो मूल रूप से सीरदरिया के उत्तर में निवास करने वाली एक खानाबदोश यानी जनजाति टाइप की बर्बर जाति रहती है ये। और 165 ईसा पूर्व में यूची नामक एक अन्य जाति ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया। शकों ने बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया। यूची जाति ने शकों को वहाँ से भी भगा दिया, और यहाँ से भागकर ये हेलमंड घाटी में जाकर के बस जाते हैं, और इस स्थान को शक स्थान भी कहा जाता है। और यहाँ से आकर के सिंध प्रदेश में अपना स्थान स्वीकार कर लिया, मतलब अपना स्थान बनाते हैं शक लोग। शकों के कारण से इस स्थान को शक द्वीप भी कहा जाता है। और भारतीय शक जो है राजाओं में प्रथम तक्षशिला का शासक जो था वो कौन था? मावेज था। कौन था भाई? मावेज जो था यह प्रथम शक राजा था, जो कि तक्षशिला का शासक था, और यह शक्तिशाली शासक था। उसे महाराजा भोग भी कहा गया। पार्थियन शासक के निर्बल हो जाने पर उसने स्वतंत्र गणराज्य स्थापित कर लिया, और मावेज जो था इसका शासन पंजाब तक फैला हुआ था। इसने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण तक शासन किया। किसने? मावेज ने। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न आपके समक्ष 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा। भारतीय मूर्ति कला तथा सिक्कों पर यूनानी प्रभाव की विवेचना कीजिए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न अच्छा क्या है कि भारतीय मूर्ति कला तथा सिक्कों पर यूनानी जो प्रभाव पड़े हैं इसका विवरण, मतलब कि जो है प्रभाव जो इसकी विवेचना करें, यानी एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ यूनानी ऑन इंडियन आर्ट। तो भारतीय मूर्ति कला पर यूनानी प्रभाव की अगर बात की जाए तो भारतीय मूर्ति पर जो पड़ा प्रभाव, यूनानी प्रभाव, वो मुख्य रूप से दिखाई पड़ता है। और इस युग में आप देखिएगा, जो यूनानी युग में आप देखिएगा, मथुरा में बुद्ध, बोधिसत्व तथा बौद्ध धर्म के जो संबंध रखने वाली जो सहस्त्रों मूर्तियां बनाई जाती हैं इसी काल में ही। और इस मूर्तियों के अतिरिक्त आप देखिए कुषाण राजाओं और स्त्री पुरुषों की मूर्तियां बनाई गई, और इन सभी पर यूनानी शैली का जो प्रभाव है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसे गंधार कला कहा जाता है। ठीक है, गंधार कला इसी को कहा जाता है। भारत और यूनानी जो शासक हैं इन दोनों की जो मिली जुली शैली है उसी को गंधार कला कहते हैं, गंधार कला का विकास। ठीक है, और सिक्कों पर जो प्रभाव पड़ा इसका, तो भारतीय सिक्कों पर यूनानी प्रभाव हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि भारतीय सिक्कों पर भी यूनानी शैली का प्रभाव था। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं सुंदर आकर्षक सुडौल होती थी, उन पर देवी देवताओं की कला पूर्ण आकृतियां बनाई जाती थीं, पर यूनानी शैली का प्रभाव इस पर जो है पड़ा था। यूनानियों ने सिक्कों के आकार तथा सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया। यूनानियों ने भारतीयों में सुंदर, आकर्षण तथा सुडौल आकार के सिक्के बनाना
एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे सीखा था। तो ये दोनों प्रभाव भारत और जो यूनानी है दोनों कलाओं का मिश्रण हुआ और इस प्रकार से मथुरा या गांधार शैली का विकास हुआ। अगला प्रश्न आप देखिए 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ जाएगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न है देखिए कौटिल्य, मेगास्थनीज और बिंदुसार। कौटिल्य जो है इनके बारे में तो मैंने बता दिया। कौटिल्य चाणक्य इन्हीं का नाम है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और इनका एक नाम और है विष्णुगुप्त। ठीक है। चाणक्य के वंश का प्रारंभिक जीवन के स्तंभ में आप देखिए के संबंध में हमारी जानकारी बहुत कम मात्रा में मिलती है और कहा जाता है कि वह तक्षशिला के पास रहने वाला एक ब्राह्मण था और तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति का प्राध्यापक भी था और उसने अपने राजनीति में क्यों और कैसे फंसाया इस संबंध में अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि कौटिल्य बहुत दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। वह देश की आंतरिक दुर्बलता को समझता था। सिकंदर के आक्रमण से उनकी आंखें खोल दी थी, इसीलिए वह छोटे छोटे राज्यों को तोड़कर देश में राजनीतिक एकता स्थापित करने का स्वप्न देखा करता था और इसीलिए उसने चंद्रगुप्त का साथ भी दिया और अंत में उसे सम्राट के पद पर भी स्थापित करने का प्रयास इन्हीं के द्वारा किया गया, कौटिल्य के द्वारा ही। और एक यह भी कथा चली आ रही है कि चाणक्य की नंद राजा से व्यक्तिगत शत्रुता हो गई थी, इसीलिए उसने नंद वंश को उखाड़ने के उपाय रचे थे। कुछ भी रहा हो, इसमें संदेह नहीं कि जो चाणक्य हैं वो एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे। मौर्य साम्राज्य के निर्माण में बहुत क्षेत्र या बहुत कुछ क्या लगभग सारा का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। वह अपनी प्रतिभा के कारण ही चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बने हुए थे और चंद्रगुप्त को राजा बनाने का पूर्ण रूप से श्रेय चाणक्य को ही जाता है। ओके। दूसरे जो विद्वान है मेगास्थनीज की बात किए तो ये आराकोसिया के क्षत्रप सिबिट्रियस के साथ रहता था और वहाँ से वह सेल्यूकस निकेटर जो था इसी का राजदूत बनकर के चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में आता है पाटलिपुत्र में। चूँकि सेल्यूकस निकेटर जो है इसकी पुत्री का विवाह होता है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ये कौटिल्य के ही कारण से होता है। जब ये सिकंदर यहाँ से वापस जाता है तो सिकंदर का सेनापति तो सेल्यूकस निकेटर होता है कि हमारे साथ छल किया गया है। वो फिर से आक्रमण करने आता है यहाँ पर भारत में और जब आक्रमण करने आता है तो उस समय मौर्य वंश का शासन चल रहा था। नंद वंश का समाप्त हो चुका था शासन और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी प्रभुत्व सत्ता के साथ स्थापित था और चाणक्य के साथ उनकी नीतियों का प्रयोग करते हुए चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और उसने सेल्यूकस निकेटर से उसकी कन्या जो थी उसकी विवाह जो है कहीं ना कहीं पे हेलेना नाम था उसका और उसका विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से। और इसी कारण से आप देखिएगा हाल चाल लेने के लिए एक दूत भेजा जाता है, उसी का नाम है मेगास्थनीज। उस दूत का तो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। सेल्यूकस पर चंद्रगुप्त की विजय के पश्चात भारत में आया था और ये बहुत समय तक चंद्रगुप्त की राजसभा में रहता है। भारत में रह करके तमाम सारी चीज़ें इसने देखा, जो सुना, जो अपनी अनुभव किया। उसने इसकी एक पुस्तक है इंडिका, उसी पुस्तक में उन सभी चीज़ों का वर्णन किया। तो इंडिका भी इतिहास के बारे में जानकारी देती है और उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दशा की अच्छी जानकारी मिलती है इंडिका नामक पुस्तक से। अगला जो आपका जो है टिप्पणी करने के लिए दिया गया है उसका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र है बिंदुसार, वो गद्दी पर बैठता है और यूनानी इतिहासकारों ने उसे अमित्रघात भी लिखा है। इसी को बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसने दक्षिणापथ के उन प्रदेशों पर विजय प्राप्त करी थी जो चंद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं थे। उसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ जिसको उसने शांत करने में सफलता प्राप्त करी। बिंदुसार ने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित रखा। उसने पश्चिम के यूनानी शासकों के साथ मित्रता के संबंध रहे और यूनान के राजा ने मेगास्थनीज के स्थान पर डायमेकस को अपना राजदूत बना करके बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था जो कि राजदूत था यूनान का। इसके अलावा आप देखिएगा सेल्यूकस निकेटर जो था उसने किसको भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप देखिएगा ये डायोनोसियस जो है ये व्यक्ति राजदूत बन करके आया यहाँ पर और बिंदुसार एक पराक्रमी और दूरदर्शी राजनीतिक भी था और उसकी नीति संबंधी मतलब कि नीति जो थी वो शांति की नीति अपनाता था, युद्ध की नीति पर बल नहीं देता था और व्यर्थ के युद्धों में अपनी शक्ति और साधन नष्ट नहीं करना चाहता था और अपने शासन में शिथिलता नहीं लाने दी इसने। तो कुल मिलाकर के बिंदुसार एक प्रतापी और महान शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से इस पर टिप्पणी आप कर सकते थे। इस प्रकार से आगे देखिएगा केवल 5-2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं खंड सा से।
500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 प्रश्न, और उनमें से 2 प्रश्न आपको छांटने होंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी वृत्तांतों का या विदेशी जो वृत्तांत है उनका वर्णन या महत्व की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आएगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश की उत्पत्ति और इतिहास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अगला प्रश्न आपसे है 12वां नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखिए 13वां नंबर प्रश्न है आपके समक्ष, कनिष्क की उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कनिष्क भी एक प्रतापी शासक था। अगला प्रश्न देखिए 14वां नंबर प्रश्न है, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आता हर साल आता है, ओके, हर यूनिवर्सिटी में आता है, तो आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप ये होम साइंस वाला वीडियो देख लीजिए। कल वीडियो हुई थी होम साइंस का महासंग्राम क्लास, चैप्टर मतलब कि ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, उसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे। अर्थशास्त्र का यह एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर जो है ये जो है यमे करियर चैनल पर अवेलेबल है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आप कार्यालय हिंदी का और कंप्यूटर का पेपर जो है इसी चैनल पर शुक्ला डिपार्टमेंट पर अवेलेबल है, इसको देख लीजिएगा। लिखित टाइप का मॉडल पेपर है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आने का प्रयास रहेगा, इसको सॉल्व करवाने का प्रयास किया गया इस पेपर को, तो आप इसको जरूर देखिएगा, ओके। और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। 10-10 व्यक्तियों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, ओके। आप लोगों के लिए मैं कठिन मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड परिश्रम आप लोगों के लिए कर रहा हूँ लगातार, और आप लोगों को अगर ये मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और मोटिवेशन हमारा बढ़ाएं, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ देने का प्रयास करें। अपने आप हमारे एक प्रकार से कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य हैं, हमारे अपने हैं, और इसीलिए हम आपके लिए एक प्रकार से अपनत्व के भाव से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और यही अपनत्व जब आप लोग दिखाएंगे हमारे साथ, तो बहुत अच्छे तरीके से हम और आप साथ में मिल करके चलेंगे और बड़ी अच्छी उपलब्धि हम लोग हासिल करेंगे। यही आप लोगों से उम्मीद है और यही हम आशा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।